जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं आपके लिए एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला न्यूज क्या है, लेकिन उसके पहले देखेंगे हमारा खूबसूरत सा विचार क्या कहता है। What is coming is better than what is gone। याद रखेगा बच्चों, जो आ रहा है वो हमेशा ही बेहतर होगा जो जा चुका है। अगर बेहतर नहीं आता है तो समझ लीजिए बच्चों, आपकी कोशिशों में कमी थी। आपको लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी ताकि आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। जो बीत गया वो बीत गया, आगे के लिए मेहनत करते चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक क्या कहता है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आप लोग यहां पे देखोगे बच्चों, मुंबई, ठीक है, मुंबई होस्ट करने वाला है। मुंबई होस्ट करने वाला है 17 से लेकर के 19 फरवरी 2026 तक। मुंबई 17 से 19 फरवरी 2026 तक बच्चों, ठीक है, 2026 को, ठीक है, 3 दिन का ये होने वाला है। 3 दिन का एक इवेंट होगा, याद रखेगा। होस्ट करने वाला है फरवरी में, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुंबई क्लाइमेट वीक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों? मुंबई मुंबई क्लाइमेट वीक के नाम से जानेंगे। क्लाइमेट वीक के नाम से जानेंगे, यानी कि एक ऐसा सप्ताह, एक ऐसा वीक जो कि हम लोग किसके लिए? तो पर्यावरण को डेडिकेट करेंगे। पर्यावरण को डेडिकेट करेंगे, एक ऐसा सप्ताह मनाया जाएगा दिल्ली मुंबई शहर के द्वारा। कब? 17, 18, 19 फरवरी के दिन। क्लियर पॉइंट, 3 दिन। इस दिन सारे के सारे शहर वाले बाहर निकलेंगे, पूरे शहर की सफाई करेंगे, देखेंगे कहां पे पोल्यूशन है, कहां पे कचरा है, लोगों को अवेयर करेंगे, ठीक है। और इस मुहिम को उन्होंने क्या दिया है, नाम क्या दिया इस मुहिम को बच्चों? चाइल्ड राइट। क्या नाम दिया है? चाइल्ड चाइल्ड राइट नाम दिया है। राइट नाम दिया है, यानी कि बाल अधिकार नाम दिया है। अब ये बाल अधिकार नाम क्यों दिया है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बाल अधिकार का मतलब क्या है? बालकों का अधिकार। अगर हमारा पर्यावरण, अगर तो हमारा पर्यावरण बहुत हम लोग सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, पॉल्यूटेड रख रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारा जो भविष्य आ रहा है उसमें जो बच्चे सांस लेंगे वो प्रदूषण से भरा होगा, तो उनका भविष्य तो यूं ही खतरे में हम लोग डाल रहे हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम को हमने नाम क्या दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है, यानी कि जो थीम दे रखी है वो क्या दे रखी है? बाल अधिकार। हमारे बच्चों का अधिकार है अच्छे वातावरण में सांस लेना। हमारे बच्चों का अधिकार है अच्छे हवा में, शुद्ध हवा में सांस लेना, अच्छे वातावरण में अपना कल देखना। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? बाल अधिकार रखा गया है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो मुंबई में 17 से 19 फरवरी 2026 तक 3 दिवसीय मुंबई क्लाइमेट वीक की मेजबानी करेगा। ठीक है बच्चों, याद रखना, जिसमें यूनिसेफ और युवा, और इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखोगे। यूनिसेफ, यूनिसेफ आपको अच्छी तरह से पता है, बच्चों के लिए काम करता है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। और दूसरा आप लोग देखोगे युवा, युवा एक संस्था है। ये दोनों मिल करके ये क्या कार्यक्रम लॉन्च कर रही है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छी मुहिम है। अब यहां से भी पूछा जा सकता है, भारत का पहला सिटी लेड इनिशिएटिव। सिटी लेड इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? सिटी लेड इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी शहर ने किसी सरकार के बिना, यानी सरकार की मदद के बिना खुद के दम पे वहां के नागरिकों ने ऐसी मुहिम चलाई है। ठीक है बच्चों, इनिशिएटिव, ठीक है, यानी कि सिटी लेड इनिशिएटिव भारत का पहला है। ठीक है बच्चों, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो न्यूज आती है बच्चों, आप लोग छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाए बच्चों, याद रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं, टाइम एंड अगेन मैं आप लोगों को यह बात समझाता हूं, आपके नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अभी देखिए, इलैया राजा टू रिसीव पद्म पाणी अवार्ड एट 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। क्लियर बच्चे, यहाँ पे याद रखिएगा। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? इलैया राजा को 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी देखिए ये क्या है,
एक एक पुरुष एक हमारा फिल्म फेस्टिवल आता है, ठीक है, उसका 11वां संस्करण हो रहा है, 11वां एडिशन। और फिल्म फेस्टिवल का नाम आप लोग याद रखेंगे, अजंता एलोरा। क्या नाम है? अजंता, अजंता एलोरा, अजंता एलोरा, अजंता एलोरा। ठीक है बच्चों, अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल। क्लियर बच्चों, याद रखना, फिल्म फेस्टिवल। अब कब से कब तक किया जाएगा? 28 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा भाई साहब? तो छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। कहां पे? तो छत्रपति, छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है बच्चों, छत्रपति संभाजी नगर, नगर महाराष्ट्र में किया जाएगा, महाराष्ट्र में किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखेगा। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देखिए बच्चों, है तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लेकिन इसका नाम अजंता एलोरा क्यों रखा गया है? क्योंकि हम इस फिल्म फेस्टिवल के जरिए अपनी विरासत को दिखाना चाहते हैं। अजंता एलोरा आपको पता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है। तो हम यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाओं को महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 11वां एडिशन है अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। अब यहाँ पे देखोगे कब से? 18 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, छत्रपति संभाजी महाराज नगर में किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। क्लियर पर यहाँ पे? अब यहाँ पे आप देखोगे एक अवार्ड दिया जाता है, पद्म पाणि अवार्ड। नाम देखो, पद्म पाणि अवार्ड। ये किसको दिया जाएगा इस साल, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? ठीक है, कौन सा अवार्ड? तो पद्म पाणि अवार्ड। ठीक है बच्चों, याद रखना, क्या? पद्म, पद्म पाणि, पद्म पाणि अवार्ड यानी कि पुरस्कार, पद्म पाणि पुरस्कार। ठीक है बच्चों, किसको दिया जाएगा? इलैया राजा को दिया जाएगा। ठीक है, इलैया, इलैया, ठीक है, इलैया राजा, इलैया राजा को दिया जाएगा। इलैया राजा कौन है? तो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन है। अभी देखिए, इन्होंने एक ट्रेंड चलाया था पुराने फिल्मों में, आप देखना, या तो ढोलक बजते थे, सितार बजते थे, मतलब लिमिटेड ही म्यूजिक बजते थे। इन्होंने वो कॉम्बिनेशन दिया कि भाई क्लासिकल म्यूजिक भी ला सकते हैं, मॉडर्न म्यूजिक भी ला सकते हैं, मिक्स करके एक बढ़िया हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप लोग देखो, संगीत के नए नए रूप नजर आते हैं आप लोगों को। कहीं से इधर से थोड़ा बहुत रैप आ गया, कहीं से थोड़ा बहुत सैड आ गया, कहीं से थोड़ा बहुत क्लासिकल आ गया, हर तरीके का आप लोगों को सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके का जो ट्रेंड थे ना, वो इलैया राजा सर लेकर के आए थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सम्मान में क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा, देखो बच्चों, ठीक है, मोमेंटो मिलेगा। ठीक है, एक मोमेंटो मिलेगा जिसपे आपका ऑल इंडिया फिल्म फेस्टिवल लिखा रहेगा। ठीक है, सिटेशन सर्टिफिकेट रहेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा, और साथ में आपको शॉल उड़ाया जाएगा, जिससे कि आपका सम्मान पूरी दुनिया के सामने आ सके। ठीक है बच्चों, तो ये इलैया राजा जी के लिए कह रहे हैं। इंडिया टू होस्ट IICDEM, इंडिया टू होस्ट IICDEM, आज 21 तारीख है ना बच्चों, और 21 तारीख को ही इंडिया होस्ट कर रहा है क्या? IICDEM। अब ये IICDEM क्या है, ध्यान से सुनेगा। तो IICDEM इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखना क्या है ये, इंडिया, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है बच्चों, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, याद रखना, ऑन डेमोक्रेसी, ऑन डेमोक्रेसी, ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे बच्चों याद रखिएगा कि बहुत सारी कंट्रीज आएंगी। ठीक है, याद रखना, यहां पर 100 प्लस अलग अलग कंट्रीज से 100 प्लस डेलीगेट्स आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, डेलीगेट्स यानी कि जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे यानी कि जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे। ठीक है बच्चों, याद रखें, 100 प्लस डेलीगेट्स आएंगे यानी कि 100 प्लस प्रतिनिधि आएंगे, और ये क्या करेंगे? लोकतंत्र पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखिए, ये किस लिए बनाया गया है? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एक ऐसा सम्मेलन है जहां पे इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे बात करेगा, किससे, किस बारे में? तो ऑन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? तो लोकतंत्र के बारे में बात करेगा। यानी कि जो 100
मैं बता रहा हूं 100+ जो डेलीगेट्स आएंगे ना अलग अलग देशों से, ये क्या करेंगे, लोकतंत्र पे बात करेंगे, लोकतंत्र पे बात करेंगे, क्लियर पॉइंट। और किस तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया जाएगा, यानी कि जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि चुनाव प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, ठीक है बच्चों, चुनाव प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो इन सब पे बात की जाएगी। हो सकता है किसी देश का चुनाव प्रबंधन, इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा हो, मजबूत रहा हो सकता है किसी देश में इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से करवाया जाए, या हो सकता है कि इंडिया बहुत बढ़िया करवा रहा हो, तो सभी देश आपस में मिलकर बातचीत करेंगे और एक दूसरे के मेथड को अपनाने की कोशिश करेंगे, अगर उनको समझ में आता है तो। इंडिया यहाँ पे याद रखना, इंडिया यहाँ पे SIR को रिप्रेजेंट कर रहा है, SIR को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना। SI यानी S मतलब स्पेशल, ये आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशल इंटेंसिव, स्पेशल इंटेंसिव, ठीक है बच्चों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, रिवीजन। अब ये क्यों किया जाता है, इंडिया इस बार इस पॉइंट पे बात करना चाहता है और करेगा। SIR का मतलब क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि एक बार और हम अपने नागरिकों का रिवीजन करते हैं। कि कई बार देखो क्या होता है ना, बांग्लादेश से कई घुसपैठिए घुस आते हैं और गलत गलत काम करके यहाँ अपना आधार कार्ड वगैरह भी बनवा लेते हैं, और नकली नकली उनके पास आधार कार्ड मिल जाएगा, नकली नकली ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो अब दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग, देखेंगे कि इस देश के असली नागरिक कौन है, तभी तो हम लोग फेयर इलेक्शन करवा पाएंगे ना भाई, तभी तो फेयर इलेक्शन करवा पाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया इस बार SIR को भी प्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों ने SIR बहुत ज्यादा सुना होगा। ये मीटिंग अब 3 दिन चलने वाली है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, आज से 21, 22 और 23 3 दिन चलेगी। कहां पर चलेगी बच्चों, तो भारत मंडपम में चलेगी। कहां पर, तो भारत मंडपम में चलेगी, भारत मंडपम, आप लोग याद रखिएगा, भारत मंडपम दिल्ली में ये मीटिंग चलेगी, क्लियर पॉइंट। अब देखेंगे इस मीटिंग में जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, ज्ञानेश कुमार सर होंगे, ज्ञानेश कुमार सर होंगे। ज्ञानेश कुमार क्यों भाई साहब, क्योंकि यही हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है बच्चों, याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी ही है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो नाउ करेक्ट आंसर आप लोग क्या देखोगे, करेक्ट आंसर आप लोग क्या देखोगे, फिर करेक्ट मुद्दा क्या देखोगे। भारत निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी को नई दिल्ली में IICDEM यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 की मेजबानी करेगा, जिसमें मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा भारत के द्वारा, और एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम क्या है, ECINET। ECINET का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क, नेटवर्क। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यहां पर लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा, ठीक है, ताकि जो भी इलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो इस पोर्टल पे मिल जाए और आम जनता इस पोर्टल से जाकर के इलेक्शन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ले सके, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। C. विंस स्कॉच स्टडीज इन नॉलेज, ओपिनियन, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी देखिए C. क्या है। C. ने 104वें SKOCH यानी कि स्कॉच शिखर सम्मेलन में अपने स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम के लिए SKOCH पुरस्कार यानी स्कॉच पुरस्कार 2025 प्राप्त किया। अभी देखिए पॉइंट क्या है, C. ठीक है बच्चों, C. का मतलब क्या होता है, सेंटर फॉर, ठीक है बच्चों, C. का मतलब क्या होता है, सेंटर फॉर, ठीक है बच्चों, C. का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, टेलीमैटिक्स, क्लियर बच्चों, यहाँ पे टेलीमैटिक्स क्या होता है, C. इसको बोलते हैं, C. कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है भारत में, ये 2G 3G 4G 5G जैसी जो और जो आपका टेलीकम्युनिकेशंस की चीजें हैं उनके बारे में रिसर्च करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, शोध करना, रिसर्च करना है, इसका काम क्या है, शोध करना, यानी कि रिसर्च करना। और इसने अभी मस्त एक रिसर्च किया है जिसके लिए इसको प्राइज दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। और इसने रिसर्च क्या किया है भाई साहब, तो याद रखना, सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट मैनेजमेंट, सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट मैनेजमेंट, सेल ब्रॉडकास्ट, सेल ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर अलर्ट मैनेजमेंट, अलर्ट, अलर्ट मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों, अलर्ट मैनेजमेंट, क्लियर पॉइंट बच्चों, मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है
एक ऐसा सिस्टम है जो कि जब आपातकालीन आएगी ना बच्चों, आपातकालीन आएगा यानी कि कोई खतरा आएगा, नेचुरल खतरा जैसे कि भूकंप हो गया, जैसे कि आप देखोगे भूकंप के बाद आप जैसे तूफान हो गया, इस तरीके के जो भी खतरा आईएमडी बताएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताएगा, वो एक ही झटके में सिस्टम उस एरिया के सभी लोगों को मैसेज भेज देगा, जल्दी से घर खाली कर दीजिए। याद रखना, एक ही झटके में यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी लोग हों यहाँ पे 5 लाख 10 लाख जितने भी लोग हों, सभी को एक ही झटके में मैसेज भेज देगा। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि डिजास्टर यानी जो आपदा आने वाली उससे पहले हम लोग आपदा के लिए तैयार हैं। तो ये सिस्टम बनाया है, किसने बनाया भाई साहब? तो सी डॉट ने बनाया है, सी डॉट ने बनाया है। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, जो मैसेज डिलीवर हो जाएगा बहुत जल्दी, जो कि रियल टाइम में डिलीवर होगा, अब भी क्लिक किया और अभी सभी के पास पहुंच गया, जियो टारगेटेड होगा। जियो टारगेटेड का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मैसेज जा रहा है, जहां पे जरूरत है वहीं मैसेज जा रहा है। भूकंप उस एरिया में आ रहा है, उसी एरिया वाले को मैसेज जाएगा, जियो टारगेटेड होगा। इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट दी जाएगी, और मोबाइल फोन जो होंगे ना, वो एक साधन बनेंगे कि हम लोग इस तरीके के डिजास्टर से निपट पाए। ये टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए सी डॉट को क्या दिया गया है? स्कॉच अवार्ड दिया गया है, स्कॉच अवार्ड दिया गया है, याद रखना। और स्कॉच जो शिखर सम्मेलन हुआ है, कौन सा? 104वां शिखर सम्मेलन स्कॉच का जो हुआ है, इसके यहां पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, स्कॉच का 104वां शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो स्कॉच का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, स्टडीज इन नॉलेज ओपिनियन कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अवार्ड्स 2025। क्लियर पॉइंट? तो स्कॉच अवार्ड का ये मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और लगातार 4 साल हो गए चाइना की पॉपुलेशन को डिक्लाइन होते हुए। ठीक है, याद रखना, चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन होते हुए लगातार 4 साल हो चुके हैं, 4 सालों से। ठीक है बच्चों, 4 सालों से। ठीक है, चीन की जनसंख्या, चीन की जनसंख्या 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 लगातार लगातार कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है। ठीक है बच्चों, याद रखना। और ये एक रिकॉर्ड बन चुका है एक तरीके से। क्या बन चुका है? एक रिकॉर्ड बन चुका है एक तरीके से। आप लोग देखोगे चाइना की पॉपुलेशन, और अभी चाइना की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है? 1.404। याद रखना, अभी कितनी? 1.404 बिलियन यानी कि अरब हो चुकी है जनसंख्या चाइना की, जनसंख्या चाइना की। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और बर्थ रेट यानी कि जो जन्म हो रहा है बच्चों का, वो कितना कम हो चुका है? 17% कम हो चुका है बच्चों का, यानी कि 7.92 मिलियन जो बर्थ है वो कम हो चुका है। यानी कितना? 17%, 17% जो है बर्थ यानी कि जन्म कम हो चुके हैं। सोचिए आप लोग समझने की, देखिए। और इसका एक ही वजह है बच्चों, इसने चाइना ने ना वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। थोड़ा सा यहां भी समझ लीजिए, चाइना ने क्या किया? वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। वन चाइल्ड यानी कि एक ही बच्चा आप पैदा कर सकते हो। भाई साहब, वहां पे हुआ क्या? एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो जैसी पॉलिसी आई, तो सबने सोचा कि यार लड़का पैदा होना चाहिए, तो लड़कियों की हत्या होने लगी, भ्रूण हत्या होने लगी। पेट में ही लड़कियों को मार दो, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। अब लड़कों की संख्या बढ़ने लगी, लड़कियों की संख्या तो कम होने लगी। भाई जनसंख्या बढ़ाने के लिए लड़कियों की ही तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे जो चीन की संख्या है, आप देखोगे वहां पे जवान जवान लोग बहुत ही कम है चीन में। यही देखो, जो लड़ाई होती है ना, युद्ध किसी देश के साथ होता है, तो चाइना हमेशा कोशिश करेगा कि मशीनों से युद्ध लड़े, ना कि अपने जवानों से युद्ध लड़े। इसलिए बच्चों, क्योंकि जो मशीनें हैं वो बहुत है चाइना के पास, और जवान बहुत कम है, अब उनकी फर्टिलिटी, पॉपुलेशन ही कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है कि भाई अब ये लोग ना महिलाओं को नगद कैश दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं, कि भाई साहब ऐसी ऐसी नीतियां ला रहे हैं कि अब बच्चे पैदा करो ना प्लीज प्लीज। तो यार बच्चे, यार घर की खेती थोड़ी है। देखिए, चाइना के पॉपुलेशन को कवर करने के लिए जो बर्थ रेट, जो आपका प्रजनन दर है, जो बच्चों आपका प्रजनन दर है, प्रजनन दर है, वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 2.1% की होनी चाहिए। और प्रजनन दर अब फिलहाल है कितनी? 1% के आसपास प्रजनन दर है। तो आप देखो कैसे पॉपुलेशन, डबल रेट पे बच्चे पैदा करोगे तब भी, डबल रेट से भी ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तब कहीं पॉपुलेशन को स्टेबल कर पाओगे। 2015 में इसने क्या बोला? नहीं यार, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी हटाओ, टू चाइल्ड पॉलिसी रखो, टू चाइल्ड पॉलिसी रखो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। 2021 ने क्या बोला? नहीं यार, और भी ज्यादा यहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आओ, 3 चाइल्ड
पॉलिसी लेकर के आओ, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है। अरे भाई साहब, पहले पॉपुलेशन कम कर दो और उसके बाद बोलो कि पॉपुलेशन बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है। तो भैया ये तो नेचुरल चीज है ना, ऐसे मशीन थोड़ी है। रोबोट बना सकते हो आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो बिना नेचर की मर्जी के, बिना प्रकृति के मर्जी को। ठीक है बच्चों, याद रख लिया। तो चाइना की जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम हो रही है और लगातार 4 साल से ये गिरती जा रही है और ये पूरे दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया इसने। इंडिया ने सिक्योर किया 16वां रैंक। इंडिया ने सिक्योर किया कितना? 16वां रैंक सिक्योर किया है। 16th रैंक सिक्योर किया है इन रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स। अभी देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। क्या? रिस्पॉन्सिबल 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 नेशंस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये इंडेक्स क्या दिखाता है? ये इंडेक्स क्या दिखाता है? ये इंडेक्स दिखाता है बच्चों कि कोई देश कितना ज्यादा जिम्मेदार है। कोई देश कितना ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों, कोई देश कितना ज्यादा जिम्मेदार है अपने प्रति तो है ही, पूरी दुनिया के प्रति भी। तीन चीजें देखी जाती है यहाँ पे। पहला देखा जाता है आंतरिक जिम्मेदारी। पहला क्या देखा जाता है? आंतरिक जिम्मेदारी देखी जाती है, आंतरिक जिम्मेदारी। उसके वो अपने देश के अंदर किस तरीके की जिम्मेदारी निभा रहा है। दूसरा देखा जाता है पर्यावरणीय जिम्मेदारी। पर्यावरणीय जिम्मेदारी, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई साहब पर्यावरण एकदम लगाया जा रहा, पर्यावरण की लंका लगाया जा रहा है, पर्यावरण पेड़ पे पेड़ काटे जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, नहीं। ठीक है, तो पर्यावरणीय जिम्मेदारी देखी जाती है दूसरा। ठीक है बच्चों, जिम्मेदारी देखी जाती है दूसरा। तीसरा आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे? पर्यावरण के अलावा तीसरा देखोगे बाहरी जिम्मेदारी, यानी कि दूसरे देशों के साथ उसके किस तरीके से संबंध है, किस तरीके की जिम्मेदारी वो निभा रहा है, बाहरी जिम्मेदारी। तो आप ये देखोगे तीन पैमानों पे क्या नोट किया जाता है? रिस्पॉन्सिव नेशनल इंडेक्स। ठीक है, और इसी में 16वां रैंक प्राप्त किया है किसने? हमारे भारत ने। ठीक है, 154 देशों में 154 देशों में 16वां रैंक प्राप्त किया है। तो विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा जारी, और ये जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक फाउंडेशन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। क्या नाम है? वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। क्या नाम है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। ठीक है बच्चों, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की तरफ से या के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव नेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा जारी जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत ने 154 देशों में 16वां स्थान प्राप्त किया, जो केवल आर्थिक शक्ति से आगे बढ़कर आंतरिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और बाहरी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करता है। यानी इन तीन बेसिस पे ये रैंक दी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए 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 आगे देखते हैं। अगला जो न्यूज आती है बच्चों, आपकी क्या आती है? वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी जो है, सीपी राधाकृष्णन जी जो है, उन्होंने एक क्या किया? पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का विमोचन किया है, याद रखना। ठीक है, विमोचन किया है पुस्तक का, यानी कि पुस्तक को लॉन्च किया है। देखिए, दो तरीके के सवाल होते हैं, एक पुस्तक को लॉन्च करना और एक पुस्तक को लिखने वाला। लिखने वाला लेखक होता है जो मार्केट में लेके आता है, हाँ भी ये पुस्तक लिखी गई है, उसको लॉन्च करना कहते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी ने एक पुस्तक को लॉन्च किया है, और ये पुस्तक पुरानी पुस्तक है, ऐसा नहीं है कि कोई नई पुस्तक है। ठीक है, याद रखना। इस पुस्तक का नाम क्या है? पलानी वेलु गट्स। क्या नाम है? पलानी वेलु गट्स। ठीक है, याद रखना, पलानी वेलु गट्स इस पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो पलानीवेलु सर ही है। ठीक है, याद रखना। नाम क्या है? डॉक्टर सी पलानी वेलु। ठीक है, वेलु इन्होंने ही लिखी है इस पुस्तक, पहले अंग्रेजी में लिखी थी, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन हो चुका है, और उसी हिंदी ट्रांसलेशन का विमोचन किया है, लॉन्च किया है सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है बच्चों, सीपी राधाकृष्णन ने विमोचन किया है। क्लियर बच्चों, याद रखना। तो अभी आप क्या देखोगे? सीपी राधाकृष्णन ने अपनी इस किताब में अपने संघर्षों को दिखाया है। और सीपी राधाकृष्णन फेमस क्यों है? ध्यान से सुनिएगा। सीपी राधाकृष्णन फेमस है बच्चों, ठीक है, लेप्रोस्कोपिक के लिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है बच्चों, याद रखिएगा, एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा सर्जरी है जो कि बहुत ही छोटे से कट से बड़ी सर्जरी की जा सकती है, छोटे से कट से। ठीक है बच्चों,
छोटे से कट से क्या किया जा सकता है, बड़ी सी सर्जरी की जा सकती है, इसमें ये माहिर है। इसी वजह से इन्होंने अपना जो भी संघर्ष है या फिर लेप्रोस्कोपिक की जो भी जो संघर्ष है या फिर लेप्रोस्कोपिक का जो मेथड है, ये सब उन्होंने इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खनन मंत्रालय, ये खान नहीं है, खनन मंत्रालय बच्चों, ठीक है, ये खान नहीं, ये खनन मंत्रालय है, ठीक है, याद रखना। खनन मंत्रालय ने भारत की पहली टेलिंग्स नीति अनुसूचित की है। टेलिंग्स नीति क्या होती है, ध्यान सुनना। टेलिंग्स नीति भारत की सरकार जो है, ठीक है, भारत की सरकार जो टेलिंग्स नीति क्या है, ध्यान से सुनिए पहले। टेलिंग्स नीति में भारत की जो सरकार है बच्चों, याद रखना, टेलिंग्स नीति में भारत की सरकार, ठीक है, याद रखना, भारत की सरकार, भारतीय सरकार और भारतीय सरकार का कौन सा मंत्रालय, तो खनन मंत्रालय। भारतीय सरकार का कौन सा मंत्रालय, तो खनन मंत्रालय। खनन मंत्रालय ने क्या किया भाई साहब, अभी एक लेगिंग्स नीति अपनाई है। लेगिंग्स नीति का मतलब क्या होता है, जो कचरे में से मिनरल्स को निकाल लेना, कचरे में से मिनरल्स को निकाल लेना। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, खनन अपशिष्टों में से महत्वपूर्ण खनिजों को निकाल लेना। खनन अपशिष्टों में से क्या बोलते हैं, खनन अपशिष्टों में से, शिष्टों में से क्या निकाल लेना, में से महत्वपूर्ण खनिज निकाल लेना, खनिज निकाल लेना, ठीक है, निकाल लेना, खनिज निकाल लेना। क्लियर बच्चों, यहां पे याद रखिएगा। तो खनन अपशिष्टों में से महत्वपूर्ण खनिज निकाल लेना, महत्वपूर्ण खनिज निकाल लेना। क्लियर बच्चों, याद रखना। तो ये आपको क्या दिखाई देगा, खनन अपशिष्टों में से महत्वपूर्ण खनिज को निकाल लेना। अब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट है जिसमें से हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। बॉक्साइट है जिसमें से हमको क्या मिलता है बच्चों, एल्यूमिनियम मिलता है। अब एल्यूमिनियम निकाल लेने के बाद जो कचरा बच जाता है ना, उसमें भी कुछ एल्यूमिनियम होता है ना, उसमें भी कुछ एल्यूमिनियम होता है। तो पहले ना वो कचरा फेंक दिया जाता था, उसमें से एल्यूमिनियम निकालने की कोशिश नहीं की जाती थी। अब आयरन ओर हो गया, यानी कि लोहे के जो अयस्क हो गए। अब लोहे के जो अयस्क हो गए, उसमें से वो तो जमीन में से ऐसे निकलेगा गंदा सा, उसमें से हमने लोहा निकाल लिया और जो कचरा फेंक दिया। हम लोग कचरा तालाबों में फेंक देते हैं या फिर उसका ढेर लगा देते हैं, डंप बन जाता है, या फिर उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं, है ना। अब उस कचरे में से भी लोहा निकाला जाएगा, अब उस कचरे में से भी एल्यूमिनियम निकाला जाएगा। इससे पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि इस तरीके की लोहा और एल्यूमिनियम निकाला जा सके। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि सस्ती पड़ रही है। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत क्या कर रहा है, कचरे में से यानी खनन अपशिष्टों में से महत्वपूर्ण खनिज निकालने का प्लांट लगाने का वो अभी देखिए लगाया गया नहीं है, अभी अनाउंसमेंट किया है। तो टेलिंग्स नीति का अनाउंसमेंट किया गया है। तो खनन मंत्रालय ने भारत की पहली टेलिंग्स नीति अधिसूचित किया है, यानी कि अनाउंसमेंट किया है और नोटिफाई किया है, ठीक है, जिसमें भारतीय खनन ब्यूरो, जिसमें दो आप लोगों को डिपार्टमेंट दिखाई देंगे। एक तो आपको दिखाई देगा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी भारतीय खनन ब्यूरो, और सीएमपीडीआई और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट, ये तीन आप लोगों को ऐसे दिखाई देंगे जो कि इस प्रोसेस में, इस नीति में शामिल होंगे, यानी कि इनका इस नीति में अहम रोल रहने वाला है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखना। और परमाणु खनिज निदेशालय शामिल है, ताकि टेलिंग्स खदान डंप यानी कि खदानों के बाहर जो हम लोग कचरा फेंक देते हैं, खदान डंप हो गया, और अन्य खनन अपशिष्टों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति की जा सके। जो वेस्ट है उसको दोबारा से हम लोग छानबीन करें और उसमें से बहुत सारा वेस्टों में से और भी खनिज निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो न्यूज आती है बच्चों, क्या आती है, इंडिया रैंक्स 6th इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। एशिया में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बनाया गया, ठीक है, एशिया का, ठीक है, क्या एशिया का बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बनाया गया, ठीक है बच्चों, इंडेक्स बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बनाया गया, यानी कि उत्पादन सूचकांक, यानी कि उत्पादन सूचकांक बनाया गया, उत्पादन सूचकांक बनाया गया।
अब इस उत्पादन सूचकांक में कितने देशों ने भाग लिया, यानी कि 11 देश थे, जिसमें से 6th रैंक पर हमारा भारत आया है, 6th रैंक पर, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। एक एवरेज प्रोडक्शन का सूचकांक दिखाई दे रहा है कि भारत एक एवरेज प्रोडक्शन कर लेता है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाई देगा कि बहुत अच्छा हम लोगों ने कुछ अचीव किया है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देखोगे कि उत्पादन सूचकांक, ठीक है, और इसको किसने जारी किया है, तो डेजन शीरा एवन एसोसिएट, डेजन शीरा किसने किया है, डेजन शीरा, डेजन डेजन शीरा, डेजन शीरा इन एसोसिएट, डेजन शीरा एंड एसोसिएट ने किया है बच्चों। ठीक है, डेजन शीरा एवं एसोसिएट ने क्या किया है भाई साहब, यहाँ पे आप देखोगे कि एक सूचकांक जारी किया है, और इसका नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उत्पादन सूचकांक। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे याद रखना, उत्पादन सूचकांक जिसका नाम आप लोग यहाँ पर देखोगे। ठीक है, और ये सूचकांक को करने का मतलब अप्लाई करने के लिए, यानी कि कौन बेहतर है कौन थोड़ा कम बेहतर है, ये देखने के लिए 8 ऐसे पिलर्स आपको दिखाई देंगे। कितने, 8 ऐसे पिलर्स आपको दिखाई देंगे। 8 पिलर्स का मतलब क्या होता है, 8 ऐसे स्तंभ जिनके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए, इकोनॉमी कैसी है, पॉलिटिकल रिस्क कैसा है, बिजनेस कैसा है, ट्रेड कैसा है, टैक्स कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वर्कफोर्स कैसा है, इनोवेशन कैसा है। यानी कि आप देखोगे, ठीक है, कि जिसमें अर्थव्यवस्था कैसी है, राजनीतिक जोखिम कैसा है, व्यवसाय कैसा है, व्यापार कैसा है, कर कैसा है, अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कार्यबल कैसा है, और नवाचार कैसा है। ऐसे 8 पिलर्स की हम बात करेंगे, 8 ऐसे पिलर्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 8 पिलर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जिनके आधार पर ये इंडेक्स जारी किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अभी आप लोगों के सामने जितने भी एमसीक्यूज हैं, आप लोग उसका आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। मैं पर्सनली आप लोगों को ये इंडेक्स के बारे में प्रॉपर ये आंसर, प्रॉपर आपका जो भी आंसर होगा, इसको मैं पर्सनली असिस्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग एक एक करके देखते चले आए, और ये आपके दो दो एमसीक्यूज हर एक स्लाइड पे हैं, आप लोग थोड़ा पॉज करके देखें, और पॉज करके देखें और आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपके आंसर सही आते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली आप लोगों ने सेशन को अच्छे से अटेंड किया है और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक था बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे। चलिए, इसी तरीके से और भी तड़कता भड़कता ताबड़तोड़ सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।